हेलो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट आज पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे 3 एप्लीकेशन एरोमेटिक होने के लिए हक्कर रूल पढ़ा। उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा? हक्कर रूल के बाद अपनों ने पढ़ा स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक वाला, और उसके बाद अपनों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक के अलावा स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिक क्राइटेरिया पढ़ा, यानी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पढ़ा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आई थी स्टूडेंट? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आई थी अपने फ्यूरेन की, फिर फिनोल की, फिर थायोफिन की। ठीक है, अब की बार अपन पढ़ेंगे बाई मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी या डायामैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सक्लूशन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे तो अपनों में सबसे ज्यादा किसकी आएगी डायमैग्नेटिक प्रवृत्ति? तो सबसे ज्यादा डायमैग्नेटिक प्रवृत्ति आने वाली है थायोफिन की, फिर फिनोल की, टीपीओ, ठीक है, फिर ऑक्सीजन की। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोगों को करना है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले लिखिए डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सेलेरेशन क्या है। सॉरी स्टूडेंट, अब इसमें लिखिए इसे काई से डिनोटेड किया जाता है, काई से डिनोटेड किया जाता है। दूसरी बात लिखिए डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सेलेरेशन, डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सेलेरेशन एक प्रकार की एडिटिव प्रॉपर्टी है। एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? एडिटिव, यानी इसे जोड़ा जा सकता है। इसमें अपन क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम उल्टे लैम्डा से शो करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय उल्टे लैम्डा से शो किया जाता है। ये क्या है डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी बताता है। ठीक है, और सस्पिटिबिलिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, एक्सक्लेशन। ये बताएगा अपन क्राइटेरिया नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, एरोमेटिक कैसा होगा। तो इसमें लिखिए एक प्रकार की एडिटिव प्रॉपर्टी है। इस एडिटिव प्रॉपर्टी को हम समीकरण 1 से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से ज्ञात कर सकते हैं। काई एम इन दोनों का योग है ये। ठीक है, अब काई एडिटिव प्रॉपर्टी प्लस लैम्डा, इसके द्वारा अपन एडिटिव प्रॉपर्टी ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा मैग्नेटिक, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सप्रेशन है, या इसे अपन मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी कांस्टेंट करते हैं। मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अब इसमें लिखिए 2 नंबर समीकरण में लिखिए जो लैम्डा एम और लैम्डा एम डैश है। जो लैम्डा एम है वो क्या है स्टूडेंट, और जो लैम्डा एम डैश है वो क्या है? लैम्डा मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक, लैम्डा एम है डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल, या इसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड डायामैग्नेटिक। एक बात याद रखें, डाया का मतलब होता है, ठीक है, सस्पिटिबिलिटी। डाया का मतलब होता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिलिटी, ऑब्जर्व सस्पिटिबिलिटी। अब इसके बाद 2 नंबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? दूसरे में लिखिए लैम्डा एम डैश। क्या लिखेंगे? लैम्डा एम डैश। इसमें लिखिए स्टूडेंट लैम्डा एम डैश में लिखिए, लैम्डा एस डैश में लिखिए एस्टिमेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट एस्टिमेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट, क्या होता है एस्टिमेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज अपन क्या करते हैं उसको क्रम करते हैं, ठीक है, या भंगुर रूप में, इस प्रकार से। ठीक है, सस्पिटिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ये प्रवृत्ति है। अब 2 नंबर लिखिए डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी एक्सप्रेशन को समीकरण 2 के द्वारा
समीकरण 2 के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं या इनका डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जब स्टूडेंट अपन लेमडा एम है उसमें से लेमडा एम डैश को क्या करते हैं, सबस्ट्रेट करते हैं, तो अपने पास लेमडा का मान प्राप्त होता है। 3 नंबर लिखिए स्टूडेंट, 3 नंबर लिखिए, ये आ रहा है माजरा असली। 3 नंबर में लिखिए लेमडा एम माइनस लेमडा एम। 3 नंबर में लिखिए, इसे रफ कर रहा हूं स्टूडेंट में। 3 नंबर में लिखिए स्टूडेंट लेमडा एम माइनस लेमडा एम डैश, और इसमें लेमडा एम का मान 0 से ज्यादा आता है। एक समीकरण है लेमडा एम डैश है, इसका मान लेमडा एम के बाद 0 आता है। 0 से ज्यादा या 0 आता है तो कौन कौन से केस बनेंगे? अगर इसका मान क्या आता है, फर्स्ट में क्या आता है स्टूडेंट? हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अगर लेमडा एम में से लेमडा एम डैश को माइनस करे और लेमडा मान 0 से ज्यादा आए तो इसे बोलेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसका मान अगर 0 आ जाए तो स्टूडेंट बोलेंगे, अगर इसका मान लेमडा है, इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए तो स्टूडेंट बोलेंगे ये नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का पता चल गया। अब इसके बाद में एक ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन एक्सक्लेशन है, इसमें अपन लिखते हैं 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए लिखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में अपने बेंजीन भी लिखेंगे, ठीक है। बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि सभी कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो फिर भी स्टूडेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा इसका हेडर, इसका ऑर्डर आता है TPO यानी ऑक्सीजन पिरोल थायोफीन। ये आता है इसका ऑर्डर स्टूडेंट। अच्छे वाला, घुमावदार, चूड़ीदार, लच्छेदार और कोई भी ऑर्डर हो तो अपन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये आता है इनका नेटिव प्रॉपर्टी है, और ये इनका क्या आता है, ऑर्डर आता है। सबसे ज्यादा क्या आती है, थायोफीन की, फिर पिरोल की, फिर ऑक्सीजन की। अब इसके बाद में लिखिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी। इसके बाद में 5th नंबर पॉइंट पे आते हैं अपन, दीवार भी आएगी, रिंग करंट एनर्जी भी आएगी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। लिखिए स्टूडेंट डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ये अपन पढ़ के आए स्टूडेंट फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री के MSc सेकंड सेमेस्टर या MSc प्री में पढ़ के आए अपन। कौन सी डीलोकलाइजेशन एनर्जी? डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह पे नहीं है, यानी दिल एक जगह पे नहीं होता स्टूडेंट। जैसे एक अच्छी व्यक्ति देखी, उसकी तरफ दिलाइट रख, दूसरी देखी, एक जगह पे नहीं रहता है। तो एक जगह पे नहीं रहना तो इसके लिए डीलोकलाइजेशन बन जाता है, यानी मैं उसके साथ ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन किसके कारण होगा, बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके कारण होगा स्टूडेंट ये डीलोकलाइजेशन एनर्जी का माजरा। तो इसमें लिखिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी प्रोड्यूस तब होती है जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सिग्मा व पाई बॉन्ड के रूप में एक प्लेन में नहीं होता है। स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये पाई इलेक्ट्रॉन माने, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक प्लेन में है, ये तो सेम प्लेन में है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा को मैं कैसे दर्शाऊं स्टूडेंट, ऐसे दर्शा देता हूं। एस वाले सिग्मा होते हैं, ये भी सेम प्लेन में है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, ये दोनों सेम प्लेन में है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट, जो क्या है डिफरेंस,
डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है, ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, पाई तो एक प्लेन में है, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो सेम प्लेन में है, ये भी सेम प्लेन में है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। इसके कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और मोटा मोटे बात करूं तो मैं 2 अल्फा इसकी एनर्जी निकल के आती है, बता दूंगा कैसे आती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में लिखिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी के लिए, डीलोकलाइजेशन एनर्जी के लिए हम बेंजीन की एनर्जी, बेंजीन रिंग की एनर्जी, बेंजीन रिंग की एनर्जी को, बेंजीन रिंग की एनर्जी को स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। और उसके अलावा बेंजीन के अलावा जो अन्य पाई बॉन्ड है, अन्य पाई बॉन्ड है किसी नॉन एरोमेटिक, किसी नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक रिंग के, उसमें से माइनस कर देते हैं, उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और जो डी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है वो होती है ई पाई माइनस अन्य बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन एनर्जी। डीलोकलाइजेशन एनर्जी को ऐसे लिखे स्टूडेंट, डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं अपन। डीलोकलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ, ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी माइनस ई नोट लिख देता हूं मैं, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। जो ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी उसमें से अपन घटा देंगे। ई पाई बेंजीन की स्ट्रेंथ और अन्य एसाइक्लिक है, एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये है नॉन एरोमेटिक। कौन सा है? नॉन एरोमेटिक स्ट्रेंथ। इसमें से अपन इसमें से कर देंगे, या एसाइक्लिक कंपाउंड होगा ये स्ट्रेंथ कोई, और ये अपने एरोमेटिक, नॉर्मली बेंजीन लिख देता हूं मैं इसके ब्रैकेट में, बेंजीन रिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। डी को मैं सही लिखूं तो डीलोकलाइजेशन, ये फॉर्मूला उतार लीजिए, फिर ई पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्लस उस लेवल की एनर्जी। अब इसके बाद लिखिए ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो लिखिए स्टूडेंट, वो भी बहुत ज्यादा आपकी क्या है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आ गई। अब इसके बाद में लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर अपने फॉर्मूले निकालेंगे थोड़े, वो अपने को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे समझने में। ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिख देता हूँ स्टूडेंट में, देखिए यहाँ पर ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिख देता हूँ, इसमें लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ, इनटू एनर्जी ऑफ दैट लेवल, एनर्जी ऑफ दैट लेवल, या अपन होमो ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, लेवल या ब्रैकेट में लिख देते हैं होमो ऑर्बिटल। होमो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होंगी वैसे लिखेंगे अपन। जैसे मैं बेंजीन का कंपैरिजन करूं तो पहले ये लिखे अपन, फिर बेंजीन का कंपैरिजन करके बताते हैं आपको किस प्रकार से आएगी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ये फॉर्मूला लिख लिया। अब बेंजीन का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेंजीन का, ये एनर्जी इस लेवल में है, इसमें अपन निकालते हैं तो नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट है, अल्फा प्लस 2 बीटा एनर्जी, अल्फा प्लस बीटा की एनर्जी, अल्फा प्लस बीटा की एनर्जी। ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, एनर्जी लो, स्टेबल ज्यादा। इसके बाद दूसरा मैं मार्कर लिख रहा हूं एंटी बॉन्डिंग, ये एनर्जी आएगी, ये मैं नॉन बॉन्डिंग वाला खींच रहा हूं। अब इसके बाद जो एनर्जी आती है ये अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा बनता है इसका एक लेवल, तो ये रहा। और इसी प्रकार से जो ऊपर वाला इसको रख कर देता हूं मैं, ताकि ये लेवल आपको आसानी से दिखे। उसी प्रकार से इसकी एनर्जी कैसे आएगी स्टूडेंट, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, एक ये लेवल एक ये लेवल, अल्फा माइनस बीटा ये लेवल, ये एनर्जी ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग में फिल करना है मेरे को, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में है ना ये, तो 2 2 4 फिर ऐसे करेंगे, ऊपर वाले में कोई नहीं जाएगा, ये जाएंगे।
तो ई पाई एनर्जी निकालूं तो मैं आपको मैंने फॉर्मूला ले रखा है। ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी पहले इसकी देखें, नीचे वाले की लिखें, तो मैं इसका लिखूंगा 2। तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी ऑफ दैट लेवल, ठीक है, 2 बीटा प्लस अगले वाले में कितने हैं? 2 ये रे 2 ये रे 4, तो इसको मैं 4 लिखूंगा स्टूडेंट। अब इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 2 अल्फा 2 बीटा 4 बीटा, 2 अल्फा 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 8 बीटा, ठीक है। 4 जो सेम है स्टूडेंट उसको सेम के साथ जोड़ दो। अपन थे यहाँ पर ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इलेक्ट्रॉन में नीचे वाले में, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, ये भी होमो है, दोनों तीनों होमो है। ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अब इसकी 4 इलेक्ट्रॉन 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 अल्फा 4 बीटा सेम को सेम के साथ क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। 4 तो 6 अल्फा प्लस 8, ये कैसे होगा स्टूडेंट? ये अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा, यहाँ पर बीटा आएगा स्टूडेंट, 4 अल्फा 4 बीटा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा, इसका आएगा 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो ये 4 बीटा आएगा, 4 8 बीटा। तो स्टूडेंट ये एनर्जी आती है अपनी ई पाई एनर्जी बेंजीन की, ठीक है। इसको अपन बहुत अच्छे वाला रखता हमारे, ये एनर्जी आती है अपनी बेंजीन की। किसकी आती है? बेंजीन की। तो बेंजीन की आती है 6 अल्फा प्लस 8 बीटा, ये बेंजीन की एनर्जी आती है। ई पाई एनर्जी है बेंजीन की, बी की एनर्जी। अब इसकी ई पाई है इथाइलिन मॉलिक्यूल की ओर लिख लेते हैं, इथाइलिन की ओर बता देता हूँ मैं कितनी आती है, एक साइक्लाइजेशन की बता देता हूँ। इथाइलिन मॉलिक्यूल की मैं डायग्राम बनाऊं या वैसे लिखूं? डायग्राम बनाऊंगा या वैसे लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, तो अपन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस इथाइलिन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला खाली रह जाएगा, तो इसके लिए अपन लिखेंगे 2 है 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, इसकी एनर्जी आ जाएगी 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। इसकी एनर्जी आ जाएगी 2 अल्फा 2 बीटा, ये आ जाएगी इसकी ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है। डिलोकलाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो स्टूडेंट कैसे करेंगे? डिलोकलाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो अपन क्या लिखते हैं? ई पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी माइनस ई पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा तिनका लगा देता हूँ या इसको डैश लगा देता हूँ ताकि अपनों को पता चल सके। अब इसमें देखिए डिलोकलाइजेशन एनर्जी में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? अपन इसकी बेंजीन में से 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 बीटा है, इसमें से अपन घटा देंगे 2 अल्फा 2 बीटा, इसको करेंगे तो 6 अल्फा और ये अल्फा, ये और ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। आगे कर ही देता हूँ यार, ये 8 बीटा माइनस ये 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बचेगा स्टूडेंट, ऐसे बचेगा। तो माइनस के 6 और माइनस के 2 कितने बचे? 4, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, तो कितना आएगा? 2 बीटा है स्टूडेंट, कितना आएगा? 4, तो 4 अल्फा, इसमें 8 में से बीटा और ये 2, 6 बीटा, 4 अल्फा 6 बीटा। डिलोकलाइजेशन एनर्जी आ गई जब इथाइलिन मॉलिक्यूल की देखी तो अपनों ने 4 अल्फा 6 बीटा। एक बात और याद रखें स्टूडेंट, जब अपन अलग अलग करते हैं ना स्टूडेंट, अलग अलग, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन में नहीं है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो अपन क्या करते हैं? उसकी एनर्जी ज्ञात करते हैं। जैसे उसकी एनर्जी बता देता हूं, जैसे अपने बेंजीन रिंग है, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे फील्ड कर दिए जाएंगे, तो इसके नीचे फील्ड करने के कारण क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा। इसकी एनर्जी ऐसे आएगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी जब साइक्लाइजेशन नहीं हो? तो 3 अल्फा प्लस 6 बीटा आ जाएगा। 3 अल्फा में से 6 बीटा घटाएंगे और इसमें से इसको घटाए 6 अल्फा
तो 3 अल्फा में 6 अल्फा 3 अल्फा और 8 बीटा में 3 अल्फा 2 बीटा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये एनर्जी आ जाएगी। ये इसकी नॉन साइक्लिक की है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक बेंजीन के मामले में, यानी बेंजीन में क्या नहीं है, साइक्लेशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो ये इस प्रकार से अपने तो ये कंपैरिजन कर रहा था, ये कंपैरिजन बता दिया, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में अपन लिखे कुछ टर्म। अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट कंपैरिजन की है कि एनर्जी लेवल लिख देते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कैसे लिखेंगे, पहले लिखे इसमें बेंजीन, बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी पिरिडीन से ज्यादा आती है, पिरिडीन से ज्यादा आती है, क्योंकि पिरिडीन में। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर, हाँ तो गाइस अब देखिए दीवार रेजोनेंस एनर्जी क्या है। दीवार नामक के वैज्ञानिक ने दी थी, इसे दीवार रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। दो स्ट्रक्चर दी उसने स्टूडेंट, एक तो दी ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ आ जाए, एक स्ट्रक्चर इसने ऐसे दी, अब की बार बॉन्ड को इधर लगाओ तो इस प्रकार से दी। दो स्ट्रक्चर बताई, एक को ई नोट रेफरेंस माना, एक को ई माना। तो रेफरेंस माना उसको ई नोट दे दिया, और जिसको ई माना उसने बताया दोनों ही साइक्लिक होगी लेकिन कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में, हीट ऑफ कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाएगी। और ये किसमें रेफरेंस है, जैसे रेफरेंस मान लेते हैं, जैसे अपन तुलना करते हैं किसी खूबसूरत लड़की से अन्य की तुलना करते हैं, वो लड़का अच्छा है तो होशियार लड़का है, और उससे अल्लाह की तुलना करते हैं, जैसे अगर वो होशियार है तो ये इस जैसे बन सकते हैं। तो इसने तुलना की, एक रेफरेंस माना, यानी बहुत अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अपने आप में 100% कोई नहीं होता है, उसकी तुलना की। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी अपन तुलना करते हैं अन्य साथ, उसको रेफरेंस मानते हैं, सच्ची बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए एनर्जी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड डिटर्मिनेशन, हीट ऑफ कम्युनिकेशन और रेफरेंस एनर्जी स्टैंडर्ड कंपाउंड। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, यह लिख लीजिए, दीवार रेजोनेंस एनर्जी ई नॉट माइनस ई, ई क्या है, एनर्जी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड डिटर्मिनेशन, हीट ऑफ कम्युनिकेशन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन की एनर्जी जो क्या करती है, निर्धारण करती है हीट ऑफ कम्युनिकेशन का। अब आती है रेफरेंस एनर्जी, जैसे स्टैंडर्ड कंपाउंड की एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखिए, अगर E है, E नोट से यानी रेफरेंस एनर्जी से E का मान ज्यादा आता है तो उसमें अपन लिखेंगे दीवार एनर्जी पॉजिटिव आएगी और वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर अपन क्या करें, E है ज्यादा आ रही है E से, अगर E नोट ज्यादा आ जाता है यानी स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है तब तो एरोमेटिक है, स्टैंडर्ड ही ज्यादा है तो इसलिए एंटी एरोमेटिक होगा कंपाउंड। इसमें एनर्जी है ये दीवार रेजोनेंस, बेंजीन की 22.10 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, पिरिडीन की 23.70 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, क्विनिलीन की कितनी आती है 30.10 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये है दीवार रेजोनेंस एनर्जी। अब इसके बाद में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रिंग करंट एंड केमिकल शिफ्ट इन एन एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग करंट एंड केमिकल शिफ्ट इन एन एरोमेटिक कंपाउंड वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय दोस्त।